अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। कोरोना वायरस की वबा से मुकाबला करते हुए एक बार फिर वो नुकात दोहराते हैं कि अपने आप को घर तक महदूद रखना बहुत ज्यादा अहम है। हाथ धोना 20 सेकंड तक बहुत ज्यादा अहम है और अपने आप को कोरोना वायरस के मुतालिक रेगुलेशन से आगाह रखना भी उतना ही जरूरी। बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत का बयानिया तो यही है कि जो मुल्क भर में लॉकडाउन जारी था उसमें अब नरमी लाने का ना सिर्फ ऐलान कर दिया गया है, साथ में ये भी कहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि मईशत का साथ साथ लॉकडाउन ना हो जाए और जो 2.5 करोड़ इनफॉर्मल लेबरर्स हैं उनको भी वो मौके फराहम करना कि उनकी रोजी रोटी चल सके और साथ में जो पाकिस्तान के सख्त मुतासर इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज हैं उनको किसी तरह से बहाल करना, उस पर भी हुकूमत तवज्जो दे रही है। कितना ज़्यादा कामयाब है, कितनी ज़्यादा कामयाब ये पॉलिसीज़ रही हैं और तिब्बी माहिरीन क्या कुछ कह रहे हैं, उस पर बात करेंगे और साथ में जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की भी कुछ कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही हैं, उस पर बात करेंगे। जनाब शिराज़ी साहब, अगर हम इस पर ही आ जाएँ, हमने कल बात की थी दुकानों की, पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के सदर से भी बात की थी। शॉपिंग सेंटर्स और शॉपिंग मॉल्स में भी यही कुछ हो रहा है सिराजी साहब। ना सिर्फ एसओपीज वायलेट हो रहे हैं, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन उनको भी सील किया जा रहा है। किस तरह देखते हैं? और मेरा ख़्याल में एक तो ये है कि इस हवाले से फ़ैसला शायद हुआ है। अभी शॉपिंग मॉल्स जो बड़े-बड़े हैं असद, तो देखा जाए तो प्रॉपरली उनको हाँ जी। नहीं खोला गया। तो हम कह सकते हैं कि बाय मंडे शायद पंजाब की हद तक ये फ़ैसला हो गया है कि उन शॉपिंग मॉल्स को भी खोल दिया। लेकिन इससे पहले हम ये बात कर रहे थे बार-बार कि शॉपिंग मॉल्स तो एक बड़े ऑर्गेनाइज़्ड वे में वहाँ पे कारोबार हो रहा होता है। उनका एक सिक्योरिटी का अमला भी होता है और दीगर भी अरेंजमेंट्स उनकी जो आम शॉप्स हैं उनसे कहीं बेहतर होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत ने फैसला किया था कि गली मोहल्ले की शॉप्स को तो ज़रूर खोल दिया गया था, लेकिन शॉपिंग मॉल्स को नहीं खोला गया था। खदशा ये था कि शायद वहाँ पे ज़्यादा क्राउड होगा और फिर कोरोना फैलने का खदशा होगा। लेकिन आपने देखा कि जो बाज़ार हैं, आम मार्केट्स हैं, वहाँ कितना ज़्यादा रश बना है और उसके बाद एक शॉप जो छोटी छोटी शॉप्स हैं वहाँ पे कितनी क्राउडिंग आपने देखी है। और फिर बिलाखिर कुछ इलाकों को बखसूस कराची के अंदर और लाहौर के अंदर छोटी मार्केट्स को फिर सील भी करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो खदशा था वो इतना दुरुस्त नहीं था कि जब आप शॉपिंग मॉल्स खोलेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होगी और मामला ख़राब होंगे। यही वजह है कि अब गवर्नमेंट ने सेकंड थॉट लिया है और शॉपिंग मॉल्स को भी प्रॉपरली मंडे से खोलने जा रही है। मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा इशू वहाँ पे नहीं होने लगा। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जो हम बात कर रहे हैं कि अब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया, कल भी हमने बात की थी, उसको अब हर्ड इम्यूनिटी का नाम देते हैं जो भी कहें, क्योंकि अब हुकूमत को जी ये हाँ। भी ख्याल है कि दुनिया भर में कोई भी शायद इस पेंडेमिक के बारे में सही तरीके से ना तो प्रेडिक्ट कर सकता है ना इसको असेस कर सकता है कि कितने अरसे तक रहेगी। तो अगर लंबे अरसे तक ये चलना है इसने, तो फिर लंबे अरसे तक लॉकडाउन की ऑप्शन नहीं हो सकती। उससे मीशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। बेहतर ये है कि अब कोरोना के साथ ज़िंदगी जारी रखने का फ़न सीखा जाए। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुल रही है, एयरलाइंस भी खुल रही हैं, शॉपिंग मॉल्स भी खोलने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब चीज़ें बैक टू नॉर्मल होने जा रही हैं। अच्छा, एक और भी बहुत एक हैरत अंगेज ट्रेंड है, इस पर तो हम आएंगे कि मॉल्स के साथ क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा जनाब कि हमारे चैनल्स पे मुख्तलिफ, चाहे वो सियासी नुमाइंदे हों, चाहे वो तज्जियाकार हों, बहुत ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और वाज़ेह डिसइंफॉर्मेशन कोरोना वायरस के मुतालिक। कहा जा रहा है कि ये एक बैनुल अक़वामी साजिश है, कहा जा रहा है कि ये ला इलाज नहीं है, 100% काबिल इलाज है। कहा जा रहा है कि ये या तो अमेरिका की जानिब से हो रहा है या कुछ और ममालिक की जानिब से हो रहा है। मैं समझता हूँ शिराज़ी साहब, इस वक़्त ये कुछ करना बहुत ही तशवीशनाक है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। पहले से ही आप लोगों को बहुत मुश्किल से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक ब्रांड न्यू वबा है, पहली बार ये ह्यूमन रेस में ये जो वायरस है ये दाखिल हुआ है और उस वजह से जो आपके सारे साइंसदान हैं, तिब्बी माहिरीन हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं और हर दिन कुछ नया वाज़ेह हो रहा है कोरोना वायरस के मुतालिक। तो जब आप फील्ड में आते हैं और टीवी के ज़रिए, एयरवेव्स के ज़रिए इस तरह की डिसइन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो ना सिर्फ़ लोगों में खौफ पैदा होता है, उनको आप गुमराह भी कर रहे होते हैं, ये कहते हुए
कि जी इस चीज़ का तो आपको इलाज भी हो जाएगा। अच्छा, कुछ आपके हुकूमती नुमाइंदे हैं जो इसको फ्लू के साथ जोड़ते हैं, ये फ्लू हरगिज़ नहीं है। इसकी जो अमवात की रेट है वो कहीं ज़्यादा है, इसकी शिद्दत कहीं ज़्यादा है। तो डिसइन्फॉर्मेशन से, फेक न्यूज़ से अपने आप को ये किस तरह महफूज़ रखा जाए? और क्या मीडिया चैनल्स पे ये ज़िम्मेदारी नहीं आयद होती कि आप ऐसे लोगों को मत बुलाएँ, उनके व्यूज़ को इस तरह मत नुमायाँ करें? बिल्कुल असद, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ऐसे ही है कि जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है उसका रोल बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और उसको बड़े ही ज़िम्मेदारी के साथ अपने रोल को प्ले करना चाहिए, जिस तरह की सूरत हाल भी हो। और बिलखसूस ऐसी सूरत हाल के जहाँ इंसानी ज़िंदगी का मसला हो, जहाँ पे लोगों के रोज़गार का मसला हो, जहाँ पे मुल्कों की मईशतें इन्वॉल्व हों, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे तो ज़िम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। तो रह गया मामला ये कि सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा था उसको तो हम कह सकते हैं कि एक हुँ, रिलायबल सोर्स नहीं है। वहाँ पे तो तरह तरह के हकीम भी बैठे हैं, तरह तरह के सियासतदान भी बैठे हैं, तरह तरह के जो वहाँ पे जी। एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या कुछ लोगों को बता रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं, आप रुकने पार्लिमान हैं, आप किसी अवामी ओहदे पे फायज हैं, तो फिर आपको अपने अल्फाज को, अपनी गुफ्तगू को, अपनी राय को बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक तरह से डेवलप करना होता है और डिसमिनेट करना होता है। वहाँ पे बैठ के आप गॉसिप के अंदाज में या इधर उधर की सुनी सुनाई बातों को अपनी राय के तौर पे पेश करने का हरगिज एक तरह से हक हासिल नहीं है। आप ऐसा करेंगे तो यकीनी तौर पे लोग आपको देख रहे होते हैं और लोगों में बजाय ये कि किसी इशू के बारे में क्लैरिटी आने के कंफ्यूजन बढ़ती है और कंफ्यूजन का हमेशा नुकसान ही होता है, कभी फायदा नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है असद कि सिर्फ पाकिस्तान के जी। अंदर नहीं, आप अमेरिका में देख लें, हुँ, जो ट्रम्प साहब ने किया है हुँ, हुँ। वो सबके सामने है। शुरू बिल्कुल। में इसको उन्होंने चाइनीज चाइनीज वायरस कहा, फिर उन्होंने कहा कि इट्स लाइक ए फ्लू, ये फ्लू की तरह का एक बीमारी है। तो फ्लू तो पहले भी यहाँ पे मौजूद है, इसे भी हम देख लेंगे। अभी भी कहा जा रहा है कि शायद कहीं चीन के शहर वुहान की एक लैब के अंदर इस वायरस को बनाया गया है, ये मैन मेड है, ये कुदरती तौर पे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इतने एडवांस कंट्री के एक जिम्मेदार ऑफिस की जानिब से, प्रेसिडेंट की जानिब से जब इस तरह की बातें होती हैं, तो फिर हम जैसे छोटे हुँ, मुल्कों को और इस तरह के दीगर ममालिक को ये मौका मिलता है वहाँ पे भी लोगों को इस तरह की गुफ्तगू करें। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त है कि इस पेंडेमिक से लड़ना है, इफेक्टिवली लड़ना है। और वायरस की एक हिस्ट्री रही है, जैसे पहले भी आपको पता है कि स्पेनिश फ्लू हो या प्लेग की बातें होती हैं, तो ये कुदरती आफात हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर को पहली दफा को अनोखी बात हो गई है। इससे पहले स्पेनिश फ्लू ने 5 करोड़ लोगों की जान ली है और कहा जाता है कि 70 करोड़ लोग बिल्कुल। उससे मुतासर हुए थे मजबूरी तौर पे। तो ये तो अभी स्केल उस लेवल पे गया भी नहीं है। और अब इसके बारे में कॉन्स्पिरेसी थीरीज आप डेवलप कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी मैन मेड है, तो कोई कहता है जी बिल्कुल ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई कहता है कि जी ये थीरी एक हुँ, ऐसी है कि शायद चाइना की इकोनॉमी को जो प्रोग्रेस हो रही है, उसके जो सुपर पावर बनने जा रहे हैं इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर, उसको शायद जी। कटेल करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया है। तो मैं नहीं समझता इस तरह करके आप आम आदमी के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। वो केयरलेस होगा, वो लापरवाह होगा, और जब लापरवाह होगा तो इस मुसीबत को अपने गले लगाएगा और अल्टीमेटली जो अंजाम होगा वो आपके सामने जो कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अब सर अगर हम वापस इसी पे ही आ जाएँ, जो मॉल्स के बारे में ऐलान किया था, फिर कल जो हमने पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के सदर से भी बात की, बार-बार ये कहा जा रहा है कि जो इंसानी डिमांड है मार्केट में उसको आप मीट नहीं कर सकते और जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं वो शायद उतने तसल्ली बख्श नहीं है। मसलन कि आप ट्रैफिक के इंतज़ामिया से बात कर लें, जो आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ज़्यादा सख्त होना चाहिए, जो एसओपीज़ हैं उन पर किसी तरह से अमल दरामद किया जाए। इससे ज़्यादा कोई ठोस इक़दामात ले सकती है हुकूमत लोकल सतह पे कि जो हमें इस तरह के विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, जो एक इंसानी सैलाब आ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग क्या एक भी एसओपी पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा कि किसी तरह से इस पर फॉलो थ्रू हो। अभी हुकूमत वक़्त यही कह रही है कि कानून साज़ी के ज़रिए वो मास्क पहनना उसको लीगली ऑब्लिगेटरी कर देंगे। ये अच्छे इक़दामात हैं लेकिन उनका शायद उस तरह का फ़ोर्स नहीं होता क्योंकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उन पर अमल नहीं हो सकता। किस तरह देखते हैं जनाब? असद ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। आप क्या हर छोटी बड़ी मार्केट्स के हुँ, अंदर, गली कूचे के अंदर
आपने कहाँ कहाँ अपनी फोर्सेस खड़ी करेंगे कि लोगों को आप ऑब्जर्व करें कि लोग क्या जो आपने एसओपीज डेवलप किए हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बाकी रह गया कि हम बार बार बात कर रहे हैं, हर मुल्क जी के अंदर जो समाजी और माशरती रवैये हैं वो ओवर द ईयर्स बनते हैं। कई साल की मेहनत के बाद कोई भी कौम अपने समाजी और माशरती रवैये बनाती है, और बदकिस्मती से हम शायद इस एरिया को कोई इशू समझते नहीं हैं। हम ये एक तो एक नेशन के तौर पे बिहेव नहीं करते बड़े अफसोस के साथ, फिर हमारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो इंडिकेटर है बड़ा ही लो है। हम हर चीज़ को बस ऐसे गॉसिप में लेते हैं। हमारा ख्याल है कि जी कुछ भी नहीं होता। जब आप 10 बार घर से बाहर निकले हैं और फिर सही सलामत वापस आए हैं, आप कहते हैं कि जी देखिए तो स्टैब्लिश हो गया, कुछ ऐसा है ही नहीं। तो 11वीं बार आप तो फिर बिल्कुल आप पुख्ता हो जाते हैं कि मुझे किसी किस्म के कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिए बगैर ही बाहर जाना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, हुकूमत जो कुछ भी कह रही है इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे समाजी माशरती रवैये हैं वो तो बड़े ही पुअर हैं। अब रह के मामला ये है कि आपने माजी में जो जिन सेक्टर्स को इग्नोर किया उसके नतायज भी आपके सामने है। क्या आज इस मुल्क के अंदर अगर तालीम के सेक्टर को बेहतर तरीके से एड्रेस किया जाता और पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी लेवल बहुत अच्छा होता, तो मैं समझता हूँ कि उसके नतीजे में लोगों के जो समाजी और माशरती रवैये हैं वो अल्टीमेटली बेहतर हो जाते, लोग बड़े समझदारी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते। वो आपने नहीं किया। दूसरा ये है कि आपने हेल्थ सेक्टर को भी इसी तरह इग्नोर किया। उसका नतीजा क्या निकला कि खुदा न खास्ता अगर इन गैर जिम्मेदाराना रवैयों की वजह से आप किसी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं, किसी पेंडेमिक का शिकार हो जाते हैं, तो जी आपका हेल्थ सेक्टर इस काबिल ही नहीं है कि किसी बहुत बहुत बड़े बोझ को बर्दाश्त कर सके। तो अब तो मेरे ख्याल में हमें ये दुआ करनी चाहिए असद कि जो बार बार हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, या जो बार बार लोगों को मीडिया सेंसिटाइज कर रहा है कि खुदा का वास्ता बुनियादी तौर पे जो एसओपीज डेवलप किए गए हैं, एक ऐसा मर्ज इस वक्त दुनिया में मौजूद है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके बारे में नहीं वैक्सीन है। शायद अगले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आ सकती है। वो वायरस जो अपनी अब तक 4 शक्लें तब्दील कर चुका है, एन मुमकिन है कि कोई अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो एक अपनी हैयत को तब्दील करके उस वैक्सीन के खिलाफ भी अपनी वो डिफेंस डेवलप कर ले। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जो सोशल डिस्टेंसिंग है, गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर निकलना, या उसके बाद मास्क का इस्तेमाल, इन चीज़ों के ज़रिए शायद इस पेंडेमिक को आप रोक सकते हैं। उसके उ, उ, अलावा कोई और तरीका उन्हीं नहीं के है। बिल्कुल उन्हीं के जरिए हो सकता है। बेशक इसी पर वक्फा लेंगे, डिस्कशन जारी, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहरा। पंजाब भर में दुकानों पे तो एसओपीज पर अमल दरामद ना हो सका, और लाहौर में, कसूर में, गुजरात गुजरांवाला में दुकानों को सील किया गया। लेकिन पंजाब इंतजामिया ने लॉकडाउन में नरमी लाने के सिलसिले में ये भी फैसला किया है कि शॉपिंग मॉल्स में भी नरमी दिखाई जाए, और ओपनिंग आवर्स के एसओपीज का ऐलान किया है। हमारे साथ आज सरदार यासिर साहब हैं, जो कि सीईओ हैं सेंटोरस मॉल के और चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान मॉल्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सरदार साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। ये बताइएगा जनाब, जो जिन एसओपीज की बात कर रही है पंजाब की इंतजामिया या वफाक की हुकूमत की जानिब से भी जो बात हो रही है, उन एसओपीज पर शॉपिंग मॉल्स अमल दरामद कर सकेंगे? देखिए, ऑल पाकिस्तान शॉपिंग मॉल एसोसिएशन में आपके वेल ओवर 20 मॉल्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, और हम सब ने जो एसओपीज डिवाइस किए हैं वो हमने जी सबमिट की थी गवर्नमेंट पाकिस्तान को इन इन अकॉर्डेंस विद ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, और उससे अबव एंड बियॉन्ड हम गए। हमने उनको वीडियोस भी सबमिट किए हैं जिसमें हम दिखा रहे हैं कि सारी एसओपीज इंप्लीमेंट हो रही हैं, क्योंकि ओवर द लास्ट 2 मंथ्स आपके बैंक्स, आपके शॉपिंग जो ये हैं ग्रोसरी स्टोर इस तरह के खुले हैं, आपके बुक स्टोर्स खुले हैं, तो हमने उनको दिखाया कि एक्चुअली ऑन जी ग्राउंड हम चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और ये बहुत वास्ट, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज हैं, जिसमें हमने 6 फीट डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है, बाहर क्यूज फॉर्म कर रहे हैं वहाँ 6 फीट डिस्टेंसिंग है, उसके बाद फिर इंफ्रारेड थर्मामीटर के थ्रू आपका टेम्परेचर चेक हो रहा है, फिर आप मेटल डिटेक्टर के थ्रू वॉक हो रहे हैं, फिर आपको सिक्योरिटी रोकती है वहाँ पे, आप थर्मल कैमरे के थ्रू दोबारा स्कैन होते हैं, विच कैन स्कैन अबाउट 20-25 पीपल एट अ टाइम। फिर आपको कहा जाता है कि आप मास्क पहने, मास्क के बगैर आप अंदर नहीं आ सकते। आउटलेट्स की हर 2 आवर्स के बाद डिसइंफेक्शन किया जा रहा है। हर एक सेल्समैन को पता है कि हमने हर ट्रांजैक्शन के बाद अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं। और व्हाट्स डिफरेंट विद द मॉल्स एंड मार्केट्स, देखिए हर मॉल की ऑलमोस्ट ऑल द आउटलेट्स हैव
डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड मशीन। तो हम इंकरेज करते हैं लोगों को कि आप अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो थ्रू अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड करें, ताकि कैश की मिनिमम हैंडलिंग हो वहाँ पे। फिर जो आर्टिकल्स हमने रखे हुए हैं डिस्प्ले पे वहाँ पे, उनको अगर कोई कस्टमर ट्राई ऑन करता है 24 आवर्स के लिए उनको हटा दिया जाता है और डिसइंफेक्ट करने के बाद उनको वापस लगाया जाता है। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हमारा प्लान है इन द पाइपलाइन। और ऑल्सो हमने जितना भी किया इन कोलैबोरेशन किया है। हम जब ऑल पाकिस्तान मॉल्स की बात करते हैं तो वी आर ऑल ऑन वन पेज, हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं एज वन बॉडी, बिकॉज हम मॉल एसोसिएशन एक इंडस्ट्री है पाकिस्तान में और हमें निगलेक्ट किया जा रहा है, हमें ठीक है। रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है इंडस्ट्री, जबकि हमारे साथ कई लाखों के हिसाब से लोगों का रोजगार वाबस्ता है और बिलियंस के हिसाब से हम लॉस फेस कर रहे हैं ओवर द लास्ट 2 मंथ्स, जिसमें शटडाउन रहा है हमारा। बिल्कुल सरदार साहब, यही तो मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था बुनियादी तौर पे कि इन बड़े बड़े मॉल्स के अंदर कितने हज़ारों की तादाद में लोग, उनका रोज़गार वाबस्ता है। फिर जाहिर सी बात है बिजनेसमैन भी, जिनका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। तो अगरचे गवर्नमेंट ने बाकी सेक्टर्स के लिए तो थोड़े बहुत पैकेजेस अनाउंस किए हैं, तो आपके सेक्टर के लिए भी कुछ ऐसी रियायत, कोई ऐसी कोई कोई इंसेंटिव्स हैं कि जिससे आप को कंपनसेट किया जा सके? क्योंकि कम से कम 2-2.5 माह तो हो चुके हैं कि बड़े बड़े मॉल्स सारे बंद हैं, लोग घरों में बैठे हैं, बिल्कुल कारोबार नहीं हो रहा। यही फैक्ट है। देखें आपके ऑलमोस्ट एक मॉल के साथ तकरीबन 10,000 लोग अटैच हैं, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं। रिटेलर्स की एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो फिर ये कई लाखों में जाता है। और आपके साथ एलाइड इंडस्ट्रीज भी काम कर रही हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, एड एजेंसीज काम कर रही हैं, वो सब आपके साथ डिपेंडेंट है। तो कई लाख लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हुकूमत उनके लिए, उनके फेवर में कोई फैसला करेगी, जो कि नहीं हुआ। अब आप देखेंगे जो आपके मॉल्स हैं 2 मंथ से शट डाउन है, बिलियंस का लॉस है इनका, और ये सारा स्टाफ इन्हें सस्टेन किया हुआ है, सब स्टाफ को इन्हें रखा हुआ है, किसी को ले ऑफ नहीं किया। उनकी सैलरीज आप अपनी जेब से दे रहे हैं, लेकिन कब तक दे सकेंगे? लेकिन जो 2 मंथ्स का आपने लॉस किया वो कहाँ से आप भरेंगे? उसके बावजूद गवर्नमेंट फिर भी आपको टैक्स करेगी, आपने अपनी लाइबिलिटीज पे करनी है, फिक्स कॉस्ट अपनी पे करनी है, लेकिन आपको क्या उसमें कॉम्पनसेशन मिल रहा है? कुछ भी नहीं। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था हुकूमत पाकिस्तान से कि आप कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस करते फॉर ऑल मॉल्स अक्रॉस पाकिस्तान, बिकॉज उनको एज एन इंडस्ट्री आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, जबकि वो बिलियंस के हिसाब से लॉस फेस कर रहे हैं ड्यू टू द फिक्स कॉस्ट। ठीक। और साथ में सरदार साहब ये भी बताइएगा, ये प्लान आपका कॉम्प्रहेंसिव है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, तो उधर ये हैंड सैनिटाइजर्स का को इंश्योर करना, जो 6 फुट का फासला है उसको, उस पर अमल करना, क्या इस कॉम्प्रहेंसिव प्लान में वो भी प्रोसीजर्स हैं कि इनकी जो एनफोर्समेंट है, अमल दरामद है, वो संजीदगी से हो सके? तो बहुत आसानी से हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, हम तकरीबन 1000 बंदों की बात कर रहे हैं जी। ऑन ग्राउंड, जो कि सिर्फ आपके मॉल के ऑपरेशंस देखते हैं। इसमें से 2 to 300 आपकी सिर्फ सिक्योरिटी स्टाफ है, जो बाहर आउटडोर इनडोर आपके एरियाज को मॉनिटर करते हैं। फिर आपके पास ओवर 200 सीसीटीवी कैमराज हैं, आप सारी कॉरिडोर्स को मॉनिटर करते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे मिस हो सकती है। प्लस ये वही आपका ह्यूमन रिसोर्स है जो पिछले 8 से 10 साल में आपने बिल्ड किया है, जो बहुत टेक्निकली वेल ट्रेन्ड है। उनको आइडिया है कि हमने कस्टमर के साथ कैसे हैंडलिंग करनी है, कस्टमर्स को कैसे ओरिएंटेशन देनी है, क्योंकि ये लोग आपके सेल्स इवेंट भी मैनेज करते हैं, आपके एग्जीबिशंस भी मैनेज करते हैं, आपके कॉन्सर्ट्स भी मैनेज करते हैं। तो एक मॉल ऑन एवरेज 40 to 80,000 कस्टमर्स को मैनेज करता है, तो ये तो बहुत आसान है। प्लस रेगुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये एसओपीज आप जो भी देते हैं कस्टमर्स को फॉलो करते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आ गए हैं। आप देखेंगे मॉल्स के अंदर लोग एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं, वो क्यों इतने कंफर्टेबल होते हैं? उनको पता है कि वो मॉल मैनेजमेंट हर चीज उनको लिए वॉच कर रही है, उनको बैकअप दे रही है, उनको कोई कंसर्न नहीं होता कि कोई यहाँ पे थेफ्ट होगा, कोई किडनैपिंग होगी, क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। और यही फर्क है हम में और बाहर बाजारों में, कि लोग इस चीज को ओवरलुक कर रहे हैं कि एक मॉल के पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज, जो स्किल्स हैं, वो बाहर आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। और मॉल्स को किसी बाहर एक्सटर्नल इदारे की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे पुलिस तैनात की जाए, बिकॉज जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है ये ऑलरेडी सारा कुछ कर रही होगी वहाँ पे। तो जहाँ हैंड सैनिटाइज की बात करें, हमारे स्टाफ के ऊपर एसओपीज हमने की हुई है कि आपने यूज करना है, और डेफिनेटली कस्टमर्स के ऊपर भी सेम पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी कि अगर आप आते हैं। और फिर हमने वॉशरूम्स के ऊपर ये किया हुआ कि हर एक बंदा जो वॉशरूम यूज करेगा, उसके बाद फौरन से हमारा स्टाफ उनको डिसइंफेक्ट करेगा। हर एक वॉशरूम में एक अटेंडेंट होता है, हर एक लिफ्ट में एक अटेंडेंट होता है। तो आपके जितने एरियाज है वहाँ पे आपके सारी ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। लिफ्ट्स के अंदर भी हमने वहाँ पे मार्किंग की हुई है कि 3 से 4 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे अगेन 6 फीट डिस्टेंस का लिमिटेशन है। फूड कोर्ट में हमने 6 फीट डिस्टेंस के हिसाब से टेबल्स को हमने सेपरेट किया हुआ एक दूसरे से। तो अक्रॉस द होल प्रीमिसेस आप देखेंगे कि द एसओपीज आर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन फुल इफेक्ट, इन फुल फोर्स। सरदार साहब, आपने क्या पाकिस्तान की हुकूमत से, जो दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी लॉकडाउन खुल रहे हैं, नरम हो रहे हैं, वहाँ तो लगता है कि शॉपिंग मॉल्स को ओपन किया जा रहा है, अब सिर्फ
दुबई की एग्जांपल ले लें तो लगता ही है कि वहाँ पे तो मॉल्स को ओपन कर दिया। तो क्या आपने हुकूमत पाकिस्तान से बात की है कि जहाँ जहाँ लॉकडाउन नरम हो रहा है दुनिया में, वहाँ तो प्रैक्टिस कुछ और चल रही है, और पाकिस्तान में जो एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसको तो बंद रखा गया है, बट जो ट्रेडिशनल है उसको खोल दिया। गोया कि गली मोहल्ले की दुकानें तो खुल गई हैं, बट शॉपिंग मॉल्स के जिनके पास, जैसे आप कह भी रहे हैं कि आपके पास सिक्योरिटी का मतलब भी है, पूरा सिस्टम है, उनको बंद रखा गया। तो आपने इस हवाले से बात की है? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत बेसिक चीज़ ओवरलुक की है, क्योंकि आप ये देखें कि मॉल्स ओवर द लास्ट 2 मंथ जो शट डाउन थे, आपकी बेसिक चीज़ें खुली थी, जैसे बैंक से सुपरमार्केट्स थी, तो आप देखें कि टिल डेट एक इंसिडेंट नहीं हुआ वहाँ पे, कोई एक केस नहीं हुआ, ना कोई एक वायलेशन हुई है हमारी जो एसओपीज जो गवर्नमेंट ने दी हुई है। फिर आप देखें कि यूएस के अंदर आपके सारे मॉल्स खुल चुके हैं अक्रॉस द होल ऑफ यूएस। न्यूयॉर्क कुड बी एन एक्सेप्शन बिकॉज न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा बैडली हिट है, लेकिन फिर आप इटली ले लें, जर्मनी ले लें, यूके ले लें, और दुबई तो बहुत सी एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए दुबई सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट मॉल्स, क्योंकि टूरिज्म उनका खत्म हो चुका है। उन्होंने एयरलाइन अपनी क्लोज की हुई थी, लेकिन अब एयरलाइन भी वो रीओपन कर रहे हैं, मॉल्स उन्होंने अपने रीओपन कर दिए, और मॉल्स की इतनी अच्छी टाइमिंग उन्होंने रखी है, दिन के 12 बजे से लेके शाम के 10 बजे को उन्हें टाइमिंग दी है। अब पाकिस्तान में जो इतनी ओवर क्राउडिंग और जो केओस हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने इतनी लिमिटेड टाइमिंग दी है लोगों को, आप लोगों ने सिर्फ 4 डेज अ वीक अलाउ किया बिजनेस को। देखें, लोग परेशान हैं, लोग पैनिक में जाके शॉपिंग करते हैं, उनको नहीं आइडिया होता कि कल वो आर्टिकल मिलेगा, बल्कि लोगों को आपने एंग्जाइटी में डाल दिया है। आप खुली टाइमिंग रखते, लोग सुकून से जाते, लोग पे पीस ऑफ माइंड के साथ जाके आराम से शॉपिंग करते हैं। इफ्तारी से पहले कुछ लोग करते हैं, कुछ इफ्तारी के बाद करते हैं, जो कन्वेंशनल मेथड होता है। तो आप जब एक लिमिटेड टाइम लोगों को दे रहे हैं, तो लोग जाके पैनिक में, जज्बात में जाके लोग शॉपिंग कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि हालात कैसे होंगे मार्केट के, और आप देखेंगे ओवर क्राउडिंग हो रही है। मॉल्स को खोलने से आपका जो क्राउड है डिस्पर्स होगा, बिकॉज मॉल्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और मॉल्स को अगर आप पहले खोल दें तो मार्केट जो है, मॉल्स एक ट्रेंड सेटर हैं, वो मॉल्स को देख के वही ट्रेंड फॉलो करते हैं, वही एग्जांपल वो लेके उनको फॉलो करते हैं कि मॉल्स ये कुछ कर रहे हैं पर हमें भी करना चाहिए। तो आप ये देखेंगे, आप ये बहुत फ्लॉड पॉलिसी है। अभी भी मैं समझ रहा हूँ कि जो आप टाइमिंग दे रहे हैं बहुत लिमिटेड है, आपको ऑलमोस्ट 1 वीक रहता है, इस 1 वीक में आपको अपनी टाइमिंग एक्सटेंड करनी चाहिए। आप रात को 10 बजे तक उनको अलाउ करें, आप नंबर ऑफ डेज उनको अलाउ करें, क्योंकि ईद में कितने दिन रह गए हैं, और वीकेंड पे लोग तसल्ली से निकलते हैं, लोगों के लिए तसल्ली बहुत जरूरी है। देखिए, आप लोगों को इतना पैनिक में आपने डाल दिया और लोगों को आपने परेशान कर दिया, और ये हल नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि दिस इज अ प्रॉब्लम, आप सोल्यूशन नहीं, आप प्रॉब्लम दे रहे हैं लोगों को। सही। अच्छा सिद्धार्थ साहब, ऑल पाकिस्तान मेल्स एसोसिएशन ने टाइमिंग्स के बारे में क्या तजवीज़ दी है कि कब खोलें कब बंद करें, और ये देखते हुए कि कोरोना वायरस की वबा अभी भी माशरे में बहुत ज़्यादा फैली हुई है और केसेस में सिर्फ इजाफा होना है, तो कोरोना वायरस की रोशनी में आपकी जो टाइमिंग्स थे वो किस तरह ओरिएंटेड थे जो आपने सजेस्ट किए हैं? हमने कन्वेंशनल टाइमिंग को रेकमेंड किए कि आप जो कन्वेंशनल टाइम थे मॉल्स के वही रखेंगे, जो एवरेज हम करते हैं, हम शाम को 10 से लेकर रात को 10 तक करते हैं, और वीकेंड्स पे हम 10 से लेकर रात को 12 बजे तक करते हैं। दिस इज द सेम टाइम वी शुड बी फॉलोड। वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई नॉट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये चीज़ कही थी कि कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये चीज़ पूरा मुल्क जो है आपका रिकग्नाइज कर चुका है, तभी आपकी आवाम बाहर निकली हुई है, और वर्ल्ड में जितने आपके डेवलप मुल्क हैं वो भी इस चीज़ को तस्लीम कर चुके हैं कि कोरोना इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और ये जितने आपके साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस साल वैक्सीन आने की बहुत कम चांसेस हैं। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वी ट्राइंग डिफरेंट ड्रग्स, ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसकी बेस के ऊपर क्या आप मुल्क कंप्लीटली लॉकडाउन रखेंगे जब तक आपका वैक्सीन आएगा? जब हम टाइम की बात करते हैं, आप देखेंगे यूएस इस मुल्क में लॉकडाउन के बावजूद आपके जो मेजर रिटेलर्स थे, जिसमें वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट 2 लाख स्क्वायर फुट का स्टोर है, उनके कलेक्टिवली कई 100 स्टोर्स हैं अक्रॉस यूएस, वो थ्रू आउट खुला था, और वो आपकी क्लोज इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है। फिर आपके जितने आपके कार शोरूम्स हैं, आपके फर्नीचर शोरूम्स हैं, आपके मेन जो ऑफिस हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफिस ओपन थे, लेकिन उनके बैकअप जो है ना बैक एंड ऑपरेशन चल रहे थे, आप डायरेक्टली उनमें विजिट नहीं कर सकते थे। आप उनको ईमेल करें एप्लीकेशन अपनी, या अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उनको मेल के थ्रू सेंड करें, तो नथिंग वाज स्टॉप, बिकॉज आप मुल्क को रोक नहीं सकते। देखें, अगर आप पानी भी रोकेंगे तो उसमें फंगस आ जाता है। तो लाइफ गोज ऑन, लाइफ मूव्स ऑन। तो लोगों ने तस्लीम कर लिया है कि एज पर रूटीन, एज पर एसओपी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो गाइडलाइंस हमें दी गई हैं, हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, लेकिन जिंदगी में हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये हमें रोक नहीं सकता। आप देखेंगे हमने क्या चीज़ नहीं फेस की। हमने वर्स्ट अर्थक्वेक हमने देखी है, हमने सार्स जैसी बीमारी देखी है, स्वाइन फ्लू हमने देखा है, मलेरिया से कितने लोग मर रहे हैं, टेररिज्म हमने देखा है, किडनैपिंग देखी है हमने, तो फिर रह क्या गया? पाकिस्तान इज अ वेरी रेजिलिएंट नेशन, एंड आई थिंक वी शुड नॉट बाउ डाउन टू दिस, बिकॉज एक बहुत फंडामेंटल चीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद एक्नॉलेज की है कि कोरोना से इतने लोग नहीं मरने वाले जितने लोग गुर्बत से मरेंगे। गुर्बत बहुत बहुत गंदी चीज़ है। आप देखेंगे अगर इस तरह आप बिजनेस को शट डाउन करेंगे तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी क्रिएट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू आपका आपका क्राइम रेट कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जो आपकी आवाम है ये डेस्परेट है। खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान
था कि ऑलमोस्ट डे हैं जो आपके डेली वेजेस के साथ एफिलिएटेड हैं, जिसमें पर वीक वो डिपेंड करते हैं कि जो उनका एक हफ्ते की रोजी रोटी होगी वो उस इनकम से चलेगी। तो आप लोगों ने कंप्लीटली सबको साइडलाइन कर दिया, आप ये नहीं देख रहे कि वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। और बिजनेसेस पे भी ये चीज लागू होती है कि बिजनेसेस के ऊपर आप लोगों ने जो उनको आप रिलीफ देने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट, वो आपने उस लेवल पे नहीं दिए जो बाहर मुल्कों में दे रहे हैं। बाहर मुल्कों में, यूएस में, यूके में आपका इंटरेस्ट रेट 0.25% कर दिया गया है। आप अभी भी 5 to 8% की बात कर रहे हैं, विच इज नॉट प्रैक्टिकल। यूके के अंदर लोगों को ग्रांट्स मिल रही है बिजनेस की 10,000 20,000 पाउंड्स की, और ये आपने वापस पे बैक नहीं करनी गवर्नमेंट के, क्योंकि एज पर टैक्स आपका जो बिजनेस है रजिस्टर्ड है। तो आप अगर एफडीआई में रजिस्टर्ड हैं, आपको बाय डिफॉल्ट उनको फेवर देना चाहिए, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री को, आप मुल्क को ड्राइव कर रहे हैं, आप इकोनॉमी को चला रहे हैं। हम जब मॉल्स की बात करते हैं, मॉल्स इज द सेम एज एन इंडस्ट्री, हम बिलियंस के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमें इसको बेनिफिट क्या मिला वापस? अब ये देखेंगे जो हम लॉस कर रहे हैं, इस लॉस के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स रिस्ट्रक्चर करके हमें 3 years 4 years का रिलीफ देनी चाहिए कि हम टैक्स आपकी रिस्ट्रक्शन कर देते हैं, सम काइंड ऑफ रिलीफ, ताकि किस तरह से हम सर्वाइव कर सकें। इस कोरोना की वजह से मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि कई ब्रांड्स अक्रॉस पाकिस्तान शट डाउन होंगे, नॉट जस्ट इन द मॉल्स, लेकिन बाहर भी शट डाउन होंगे, क्योंकि मॉल जो है सिर्फ उसमें आपको महंगी चीजें नहीं मिलती, सिर्फ वो हाई एलीट के लिए नहीं होता, मॉल सबके लिए होता है, हर क्लास के लिए होता है। वहां आपको 100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए की चीज मिलती है। वहाँ एक सस्ते से सस्ता कियोस्क भी होता है और मोस्ट हाई एंड ब्रांड भी होती है। तो हर तरह की आपके पास वहाँ पे वैरायटी है और हर तरह का क्राउड वहाँ पे आता है। मॉल्स का भी सेग्रीगेट नहीं करते कि एक गरीब इंसान नहीं आ सकते, सिर्फ अमीर आदमी आएगा, वो सबके लिए बनाए जाते हैं। तो आपने सबको निगलेक्ट कर दिया ये डिसीजन लेके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सरदार यासिर साहब, सीईओ सेंटोरस मॉल, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मिल्स एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने। इसी पर वक्फा लेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की क़यादत ये फैसला करने को जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ एक और नैब का रेफरेंस फाइल किया जाए। ये वाला भी एसेट्स बियॉन्ड मीन्स यानी ज़राए से ज़्यादा आमदन का केस होगा, और साथ में चौधरी शुगर मिल्स के एलिगेशंस भी उसमें शामिल होंगे। जनाब शराजी साहब, किस तरह देखते हैं सर? यही बात की जा रही है मुस्लिम लीग नवाज के नुमाइंदों की जानिब से कि हमें मजीद परसिक्यूट किया जा रहा है, हमने कुछ गलत नहीं किया, और अभी जब एक नेशनल इमरजेंसी है तो इस तरह की जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं बकौल मुस्लिम लीग नवाज के, वो नहीं करनी चाहिए। किस तरह देखते हैं? और दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिन लोगों ने मुल्क के कौमी खजाने को लूटा है उनको हम नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की जो पहली यादगार तकरीर थी पार्लियामान में, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं वो किस तरह की थी, एंड दैट हैज मोर और लेस सेट द टोन। तो क्या राय रखते हैं जनाब? जी जी बिल्कुल, मेरा ख्याल में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, तो लगता है कि जाहिर सी बात है ये जमात जो काफ़ी अरसे तक, एक तो उनके सरबराह जो हैं वो 3 बार इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब भी 3 बार चीफ मिनिस्टर के अहदे पे फायज रहे हैं और 10 साल मुसलसल पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टरशिप उनके पास रही है। तो मैं समझता हूँ कि जब अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल पड़ा है, असल ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं अब हमें लग रहा है कि हाँ एहतसाब हो रहा है। उससे पहले तो एहतसाब के इदारे मैनेज हुआ करते थे, और आपने देखा है कि वो 2008 से लेके 2013 तक जब पीपल्स पार्टी ने अपनी एक टर्म गुजारी, उसके बाद नून लीग ने अपनी एक टर्म गुजारी, और बल्कि 2018 तक तो कुछ भी नहीं हुआ। नैब का इदारा बिल्कुल डिसफंक्शनल होकर रह गया था, किसी किस्म का कुछ भी नहीं जी। हो रहा था। रादर ये है कि अदम पैरवी की बुनियाद पे बहुत सारे जो मुलजमान थे वो बरी हो रहे थे, जिनमें खुद आसिफ अली जरदारी साहब भी मुख्तलिफ केसेस के अंदर, जो पुराने केसेस थे उनके अंदर उनको बरी किया गया। तो मैं समझता हूँ कि अब हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हुकूमत वक्त की जानिब से कम अज़ कम नैब के ऊपर ये दबाव नहीं है कि खबरदार किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना, बल्कि कम अज़ कम फ्री हैंड है और नैब का इदारा अब अपने जो फुल स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहा है। तो अब रह के मामला ये है कि जो नए केसेस बनाने जा रहे हैं, अब इसके हवाले से तो खबरें ये आ रही हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो, एसेट बियॉन्ड मीन्स हो या दीगर मामला, तो उनके ऊपर अब तो कहा यह जा रहा है कि कहीं 4-5 लोग ऐसे हैं कि जो अप्रूवर बन चुके हैं, और नैब सोर्सेज से ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 100% सबूत हैं जिसकी बुनियाद पे वो अदालतों के अंदर ये बात साबित करेंगे
कि ये ख़ानदान और उसके ख़ानदान के दीगर अफराद कैसे मुल्क से पैसा बिला बाहर ले जाते रहे हैं, या उन्होंने किस तरह गैर कानूनी तरीके से कुछ अराजी हथियाई, उसको फिर जाती उम्रा में रायगढ़ में अपने जो महल के अंदर शामिल किया। तो मैं समझता हूँ अब नैब के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। माजी के अंदर कुछ उन्होंने केसेस किए हैं जिनके अंदर कहीं पार्शली कहीं उनको कामयाबी हुई, कहीं भी उनको नाकामी हुई। तो अब नैब के लिए बहुत बड़ा एक टेस्ट होगा कि अगर वो क्लेम कर रहे हैं और एक केस बनाने जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो एक ऐसा होगा जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन का अमल बड़े बेस्ट वे में होगा, और उसके बाद वो इस बात को अदालतों में साबित भी करेंगे कि जो वो केस लेके आए थे वो दुरुस्त था। वरना उससे अदरवाइज तासुर मिलेगा, जिसका इजहार बार बार नून लीग की हुकूमत भी जमात भी कर रही है कि उनकी उनकी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की जा रही है, उससे उनसे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो अब मेरे ख्याल में ये सारा का सारा बोझ अब नैब पे है। उसने अपनी साख को भी बचाना है और साथ में उसने हुकूमत वक्त को, गोया के तहरीक इंसाफ को भी एक तरह से बचाना है कि जिनके ऊपर बार बार इल्ज़ाम आ रहा है कि शायद नैब और पीटीआई के गठजोड़ से लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो अब चेयरमैन साहब जो नैब, वो अगर ये केस अप्रूव करते हैं और रेफरेंस दायर होता है, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके इन्वेस्टिगेटर्स ने कितना बेस्ट में काम किया है, और अदालत की सेटिस्फेक्शन के लिए जो एविडेंस के कलेक्शन का जो तरीकाकार था, क्या उसको अप टू द स्टैंडर्ड्स किया गया है, और जाके कहीं उनको अदालतों में शिकस्त तो नहीं होगी, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है इस मुल्क के अंदर न सिर्फ तहरीक इंसाफ ये कहती रही असद, बल्कि पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी और दीगर जमातें भी इस बात पे कन्विंस्ड है कि हाँ, इस मुल्क के अंदर करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है। तो करप्शन कोई आसमान से आके तो कोई नहीं करता, यही लोग करते हैं कि जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं। तो यकीनी तौर पर अगर तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले 10-15 वर्षों में इस मुल्क के अंदर पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया है, तो यकीनी तौर पर उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि क्या उन्होंने उस ऑफिस का गलत इस्तेमाल तो किया। तो जाहिर सी बात है एहतसाब तो होगा। नहीं जनाब, ये नहीं पता कि इनको शायद करप्शन इतना बड़ा मसला लगता है। शराजी साहब, जो हमजा शहबाज साहब की जो तकरीर है जिसमें वो बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चों करप्शन होती रहती है, जमहूरियत को आगे बढ़ने दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ों को शायद वो जोड़ते जा रहे हैं। और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जो नुमाइंदे साहब थे, उनका जो क्लिप है टीवी पे बहुत पहले का, वो भी आपको याद होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत में जनाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि तारीख किस निगाह से रहमान मलिक साहब को देखती है जब वो DGFIA थे, या किस निगाह से सैफुर रहमान साहब को देखती है जब वो एहतसाब कमीशन की सरबराही कर रहे थे। बात यह है कि इस हुकूमत के लिए एक सुनहरा मौका है। मान गए आपके मंशूर का एक बुनियादी हिस्सा था कि आप करप्शन पे क्रैकडाउन करेंगे। इमरान खान साहब ने जब 90 की दहाई में इस पार्टी को फाउंड किया था, तो सारा फोकस उन्होंने करप्शन पे किया था। लेकिन जो बात की जा रही है, कहाँ पीपल्स पार्टी, कहाँ मुस्लिम लीग नवाज, उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में भी नैब ने किस तरह जो केसेस ड्रॉप किए थे PPP पेट्रियट्स के खिलाफ और फिर मुस्लिम लीग काफ के लीडरशिप के खिलाफ, इस बार जनाब अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। 2 पंजाब हुकूमत के जो वज़रा थे उनको शायद कटहरे में खड़ा किया गया है, लेकिन उससे आगे बढ़कर वही बात की जा रही है जो कि 90 की दहाई में की जा रही थी कि PTI को अपनी तरफ भी देखना चाहिए, और अगर एहतसाब का दायरा है तो उसको मजीद वसी करना चाहिए, ताकि हुकूमती नुमाइंदे जिन पर भी संजीदा इल्जामात लगे हैं करप्शन से जुड़े हुए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसी पर इजाजत लेंगे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाजत दें। कल तक खुदा हाफिज।